हेलो यार ब्यूटीफुल सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आपको सीए फाउंडेशन लॉ के पेपर में किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी है। यानी कि सीधी सी बात, मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं। सबसे पहली टिप जो है कि भाई पेपर प्रेजेंटेशन आपका बहुत खतरनाक होना चाहिए। खतरनाक इन द सेंस बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ अपने स्टूडेंट्स की आंसर शीट दिखाना चाहता हूं। अगर आपको नहीं पता होगा तो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, लाइक 1 मंथ टेस्ट सीरीज थी, अभी भी चल रही है। अभी वो कंप्लीट नहीं, उसका पूरा 100 मार्क्स के 3 मॉक टेस्ट पेपर अभी बाकी हैं। तो जो मैंने टेस्ट सीरीज में जो अनुभव किया, जो आंसर शीट मैंने देखी स्टूडेंट्स की, वो आपसे मैं शेयर करते हुए आपको मैं बताऊंगा कि पेपर प्रेजेंटेशन कितना मैटर करता है, कितना ज्यादा मैटर करता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला वाला डिस्कस कर रहे हैं पेपर प्रेजेंटेशन। अभी सुनना मेरी बात ध्यान से, जस्ट अ मोमेंट। यहां पे मैंने एक टेस्ट लिया था। हम क्या करते हैं, यूनिट वाइज टेस्ट लेते हैं। तो टेस्ट में सबसे पहला मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन इनको दिया था कि भाई पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप के ऊपर आप थोड़ा सा रोशनी डालिए। तो 4 मार्क्स का था, यानी कि 2 मार्क्स का ये, 2 मार्क्स का ये। अभी देखो, मैं आपको पहले वो आंसर शीट दिखाता हूं जो मेरे हिसाब से अप टू द मार्क नहीं है, फिर मैं आपको वो आंसर दिखाऊंगा जो अप टू द मार्क है, और उस बच्चे की आंसर शीट भी मैं आपसे शेयर करूंगा। सुनिएगा ध्यान से। अब जैसे ये बच्ची ने यहां पे लिखा कि देखो पार्टनरशिप एट विल, पहले उसने हेडिंग डाल दी। उसके बाद देयर इज नो प्रोविजन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सीधा कि भाई पार्टनरशिप एट विल में कोई प्रोविजन नहीं होता डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए। पार्टनरशिप एट विल हैज नो फिक्स पीरियड, ओके। इट कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग विथ इंटेंशन टू डिसॉल्व। लेकिन नोटिस किसको देना है, इंटेंशन किसको बताना है, सारे पार्टनर को नोटिस देना पड़ता है ऑफ इंटेंशन टू डिसॉल्व। ऐसा कुछ भी नहीं था। इनकम्प्लीट है तो देखो वहां पे मैंने कट लगाया हुआ है। फिर if there is mentioned that the partnership will dissolve on the mentioned date and if there is not mentioned that the partnership, कुछ भी यहाँ पे था तो कट कर दिया। और मैंने बच्ची को बोला भाई यहाँ पे तेरे को अगर ऐसा आंसर लिखना है तो तेरे को आधे मार्क्स मिलेंगे। एक बच्ची और आती है, फिर उसका आंसर इस प्रकार से है कुछ। उनका तो पहले तो ये रोमन नंबर ही आप देखो आड़ा तिरछा, तो मैंने वहां पे भी मार्क किया कि भाई पार्टनरशिप एट विल आप क्या बता रहे हो। तो देखो इतने लिखा इट इज अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप वेयर करके त्रिशूल बनाया, काटा पीटी है। देखो यहाँ पे मैंने बोला भैया ये त्रिशूल काटा पीटी रहने दो, उसकी जगह आप जॉट पॉइंट बनाओ। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। देयर इज नो प्रोविजन एज टू द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, देयर इज नो प्रोविजन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। भाई 2 मार्क्स का खत्म, ऐसा नहीं होगा भाई। अब देखो जो बच्चे ने अप टू द मार्क लिखा है उसकी आप आंसर शीट देखो कि उसने कैसे लिखा है, ध्यान से। अच्छा एक चीज आपने और नोटिस को देखो, आप ये वाली आंसर शीट देखो कितनी नीट क्लीन टाइडी है एकदम, ठीक है। और यहां वाली देखो, ये देखो ये वाली एक आंसर शीट देखो, और इसके पहले जो दिखाया और आंसर शीट है मेरे पास, बट मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इसलिए नहीं दिखा रहा हूं मैं। तो ये देखो ये, और इन भाई साहब की आंसर शीट देखो। तो सबसे पहले जो मैंने बोला ना, प्रेजेंटेशन मैटर करेगा बहुत ज्यादा। ये होता है बेटा प्रेजेंटेशन। बहुत प्यार से इन्हें प्रेजेंटेशन किया। लॉ के आंसर लिखना कैसे, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना के रखा है, आई बटन में भी दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जरूर से देख लेना, बहुत फायदा होगा उससे, ठीक है। अब देखो इसने क्या लिखा है, पार्टनरशिप एट विल क्या लिखा है, देखो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1930, पार्टनरशिप एट विल एग्जिस्ट व्हेन। देखो कितनी अथॉरिटी क्रिएट होती है जब आप कोई सेक्शन लिखते हो। सर ये 2 मार्क्स में सेक्शन लिखना पड़ेगा क्या? देख बेटा, मैं 2 पेपर तो एक और आंसर शीट दिखाया, समझ लो मैं एग्जामिनर हूं और आप लोग स्टूडेंट हो। मेरे को अगर 2-4 कॉपी में सेक्शन नहीं दिखा और एक कॉपी में सेक्शन दिखा है, मैं किसको मार्क्स दूंगा? मैं किस में ज्यादा संतुष्ट होऊंगा? डेफिनेटली जिसमें सेक्शन है। सेक्शन नहीं याद आ रहा है गलत मत लिखना, लेकिन सेक्शन लिखने से वेटेज बढ़ेगा, इंप्रेशन बढ़ेगा, कहीं ना कहीं उसमें मार्क्स में आपको इजाफा मिलेगा, और बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है बेटा, ठीक है सर, समझ में आया? तो देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, अब उसने लिखा है देयर इज नो एग्रीमेंट। अब इसने क्या कर दिया था, इसने थोड़ी सी मिस्टेक की थी, देखो देयर इज नो एग्रीमेंट एग्रीड अपॉन, ये डबल राइटिंग हो गई। तो मैंने बोला था बेटा आपके में ये नहीं आएगा, देयर इज नो एग्रीमेंट फॉर द डिसोल्यूशन और फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, ऐसा कुछ नहीं होता है। वेयर देयर इज नो प्रोविजन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, की कब कब खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो ड्यूरेशन फिक्स है। और व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, अगर आप पर्टिकुलर पार्टनरशिप कर रहे हो और उस पर्टिकुलर पीरियड के बाद भी अगर आप कंटिन्यू करते हो तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। इसने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया, और इट गेट डिसॉल्व्ड when any of the partner has intention of dissolving it and gives the notice in writing। इसने भी ये पूरा नहीं लिखा था, राइटिंग में किसको, टू ऑल द पार्टनर्स। इनकम्प्लीट था तो मैंने वहां पे कंप्लीट किया। तो कई कई चीजें ना आप ऐसे
पूरा लिखने में 2-4 शब्द छोड़ देते हो और उसकी वजह से वो इनकम्प्लीट हो जाता है, 2 वर्ड 3 वर्ड की वजह से वो इनकम्प्लीट हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि भाई नोटिस दे रहे हो किसको दे रहे हो, नोटिस मस्ट बी इन राइटिंग, और नोटिस में क्या बताना है, इंटेंशन टू डिसॉल्व टू ऑल द पार्टनर्स, किसी एक को नहीं देना है, बराबर है। तो ये कंप्लीटनेस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक ये एग्जांपल हुआ। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक हमने क्वेश्चन ये डिस्कस किया था, ये वाला, मैं बस बहुत सारे आंसर शीट है बट मैं जो मेन मुद्दा उसके रिगार्डिंग आपको बस बता रहा हूं कि आपका आंसर कैसे रहना चाहिए। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बनाई, अब देख लेना जैसे मैंने आपको बताया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 था पार्टनरशिप के यूनिट 1 का सेक्शन नंबर 28 के ऊपर कि भाई एम एन और पी 3 पार्टनर है, जिसमें पी भाई साहब रिटायर हो गए लेकिन पब्लिक नोटिस नहीं दिया, ठीक है। और उसके रिटायरमेंट के बाद एम एन और पी तीनों के तीनों एक एग्जीबिशन में जाते हैं, एक फेयर में जाते हैं, जहां पे उनको मिल जाते हैं मिस्टर एक्स। तो क्योंकि मिस्टर एक्स वहां पे रेफ्रिजरेटर का फेयर लगाए हुए थे, एग्जीबिशन लगाए, तो मिस्टर एक्स और मिस्टर पी जो कि ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं पार्टनरशिप से, उनकी बातचीत होती। मिस्टर एक्स बहुत इंप्रेस हो जाते जो फेयर लगाए, उनने मिस्टर पी से उनका कार्ड मांगा। अब कार्ड मांगा ना, विजिटिंग कार्ड मांगा, तो मिस्टर पी ने वो वाला विजिटिंग कार्ड दिया जो पुराना था, जिसमें एम एन पी आज भी पार्टनर दिख रहे हैं, लेकिन पब्लिक नोटिस नहीं दिया था कि पी आज पार्टनर नहीं है। अब वहां पे जो भी हुआ, बाद में मिस्टर एक्स ने फर्म को क्या सप्लाई कर दी, रेफ्रिजरेटर, और फर्म अब उसका पैसा नहीं दे रही है। तो मिस्टर एक्स जो है वो एम को भी इश्यू करना चाहते हैं, एन को भी इश्यू करना चाहते हैं और पी को भी, जबकि पी एक्चुअल में भी पार्टनर नहीं है, बट क्योंकि उन्होंने पब्लिक नोटिस दिया नहीं था। तो सेक्शन 28 क्या बोलता है, फॉर्मर पार्टनर जो पब्लिक नोटिस नहीं दिया वो आज भी पार्टनर कहलाएगा, क्योंकि उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। भाई बाहर वालों को कहां से पता चलेगा कि भाई आप रिटायर हो गए, उनको तो पब्लिक नोटिस से ही पता चलेगा। तो प्रश्न ये था कि क्या वो मिस्टर पी से भी पैसे वसूल सकता है क्या। तो इसका आंसर कैसे लिखा गया, आप ध्यान से समझ के लिखिएगा। ये देखो, जस्ट अ मोमेंट। अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 2, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। अब ये सारी चीजें देखो, ये इग्नोर करना है इसको, या तो तुम पूरी एक लाइन खींचो बराबर से, या तो भाई तुम कुछ मत लिखो, चलेगा। अब लिखा देखो, पार्टनर बाय स्टॉपेल और होल्डिंग आउट, सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 स्टेट्स दैट एनी पर्सन रिप्रेजेंट और द रिप्रेजेंटेशन इज मेड बाय हिमसेल्फ। एनी पर्सन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, भगवान मालिक है, ठीक है। और द रिप्रेजेंटेशन इज मेड बाय हिमसेल्फ, कौन सा रिप्रेजेंटेशन, भगवान मालिक है, विच इज नॉट ट्रू। रिप्रेजेंटेशन क्या, भगवान मालिक, लेकिन वो झूठा है, ये जरूर लिखना है, ठीक है। एट दैट मोमेंट ऑफ द टाइम, तो मैंने देखो यहाँ पे इसको पूरा कट किया। बेटा जिसकी भी कॉपी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, नाम तो लिया नहीं, तो प्लीज बुरा मत मानना, बच्चों को समझाना है इसलिए ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। वैसे तो आपको डांट मैंने अपनी लाइव क्लास में लगाई दी थी, तो आपको समझ गया होगा, ठीक है। फिर देखो, दिस सेक्शन इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन अ रिटायर्ड पार्टनर हु हैज नॉट गिवन पब्लिक नोटिस। तो ये पॉइंट सही था, पर फैक्ट इनने कॉपी पेस्ट मारा, और फिर यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट के बाद कंक्लूजन की वो भी लायबल रहेगा, लेकिन इनका आंसर अप टू द मार्क नहीं था, 4 मार्क्स का आया था। उसके बाद फिर एक दूसरी बच्ची है, इनने भी ऐसे ही कुछ लिखा ओन वर्ड में। अब देखो, जितनी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं, कहीं पे भी नीटनेस नहीं दिख रही है, सफाई नहीं दिख रही है। देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, आउटगोइंग रिटायरिंग पार्टनर को इंटेंशन बताना पड़ता है कि मैं रिटायर हो रहा हूं। गिवन केस में वो रिटायर हुआ लेकिन नोटिस नहीं दिया और सीधा कंक्लूड कर दिया कि हाँ ऐसा होगा। भाई ऐसा नहीं, कहां कंप्लीटनेस, कहां है वजन, कहां है आंसर में, 4 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगा आपको। अब देखो ये वाले बच्चे की कॉपी, आप ये वाले बच्चे की आप कॉपी देखो, ये इसकी राइटिंग और इसका लिखने का तरीका बहुत अच्छा है, और मैं कहीं कहीं इसका करेक्शन करता हूं जो यहां पे भी है। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन पार्टनर, उसने ना कोई फालतूपने नहीं किए इसने कि यहां पे पहले हेडिंग लिख रहा है फिर टॉपिक लिख रहा है। भाई सीधी मुद्दे की बात, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, व्हेन अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और अलाउ अदर पार्टनर, तो यहां पे देखो वहां पे लिखा था व्हेन अ पार्टनर रिप्रेजेंट हिमसेल्फ। अरे जब वो खुद ही पार्टनर है तो अपने आप को एज अ पार्टनर क्यों रिप्रेजेंट करना है, तो वहां पे पार्टनर की जगह पर्सन है। पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और अलाउ अदर टू रिप्रेजेंट हिम एज अ पार्टनर व्हेन ही इज नॉट अ पार्टनर। ये कंप्लीट हुआ ना कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ पार्टनर, बट एक्चुअल में पार्टनर नहीं है। पहले वाले बच्चे के आंसर में क्या था, वो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि सच नहीं है। अबे तो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ये तो बताओ, बरोबर है क्या। एज अ पार्टनर व्हेन ही इज नॉट अ पार्टनर देन ही इज लायबल टू एनी थर्ड पार्टी who on the faith of such representation, जिसने उस रिप्रेजेंटेशन को बिलीव करते हुए उसके ऊपर कुछ एक्ट किया। अब मेरे को बताओ, इस बच्चे ने कौन सी लॉ की लैंग्वेज लिखी है। मैं आपको दिखाता हूं लॉ की लैंग्वेज होती क्या है, जो इनको मैं आंसर सजेस्टेड आंसर में इनको देता हूं कि भाई आपको आंसर ऐसे लिखना है, तो वो लॉ के पेपर कैसे आंसर कैसे थे ये देखना। ये देखो,
मैंने ये लिखा था, ये सजेस्टेड आंसर में इनको मैं भेजता हूं जब टेस्ट लेता हूं, कि रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर हिज रिटायरमेंट अंटिल पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट हैज बीन गिवन ईदर बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पार्टनर, बट द रिटायर पार्टनर विल नॉट बी लायबल टू एनी थर्ड पार्टी इफ द लेटर डील। चलो ये छोड़ दो, ये पूरी लॉ की लैंग्वेज थी, ठीक है। और ये सेक्शन 28 कि जब अपने आप को वो पार्टनर बताता है और दूसरों को अलाउ करता है तो उसके बाद वो डिनाई नहीं कर सकता कि वो पार्टनर नहीं। इसने एक भी लाइन कॉपी पेस्ट नहीं मारी, एक भी लाइन मेरे बताई हुई कॉपी पेस्ट नहीं मारी। इस बच्चे का देखो आपने आंसर इसने खुद से ही लिखा है पूरा पूरा, ये देखो। फिर इसने लिखा है, देखो पहले तो सेक्शन 28 की बात बता दी, फिर लिखा देखो यहाँ पे मैंने इसको गोला किया है कि भाई तुम ऐसे त्रिशूल मत बनाओ, जॉट पॉइंट बनाओ, वो मार्किंग है उसकी मिस्टेक की। सेक्शन 28 इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू अ फॉर्मर पार्टनर, पुराना वाला पार्टनर जो कि रिटायर हो चुका है लेकिन बिना पब्लिक नोटिस दिए। फिर उसने कुछ गलत लाइन लिखी थी तो मैंने काट दिया उसको, मैंने ये लिखा ही विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर ऑफ पार्टनर, यानी कि तुम भाई रिटायर हो गए लेकिन पब्लिक नोटिस नहीं दिए, यू विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग दैट यू आर नॉट अ पार्टनर, यानी कि तुमको पार्टनर माना जाएगा। देखो एकदम अपनी लैंग्वेज में लिखा है लेकिन लॉ के स्टेटमेंट है, लॉ के वोकैबुलरीज है, लॉ की लैंग्वेज है, जनरलाइज लैंग्वेज में नहीं लिखना है बेटा, ठीक है। फैक्ट ऑफ द केस बोले, देखो अब फैक्ट में कई लोग पूरा कॉपी पेस्ट मार देते हैं, अननेसेसरी राइटिंग करते हैं, नहीं करना है। देखो इन द इंस्टेंट केस पी हैज रिटायर्ड फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस एंड द फैक्ट वॉज नॉट नोन बाय मिस्टर एक्स। यही फैक्ट है, यही तो मेन ओरिजिनल, यही तो क्रक्स है उसका, यही फैक्ट लिखना है अपने को। सो मिस्टर पी विल बी लायबल अलॉन्ग विद द फर्म टू मिस्टर एक्स, यही तो आंसर, ऐसे ही तो लिखना है। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं सर वो 2 मार्क्स का आपने पार्टनरशिप एट विल बताया, उस 2 मार्क्स में इतना लिखना पड़ेगा। बेटा मैं आपको बता दूं, कंटेंट लेंथ मैटर नहीं करती कि 2 मार्क्स का तो इतना ही लिखना है, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है बेटा। आप अपने इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर जाके देख लो, 6-6 मार्क्स के आंसर में कई जगह इंस्टीट्यूट ने खुद ही 6 लाइन के आंसर दे दिए। अब कई बच्चे को लगता है अरे 6 मार्क्स का आंसर है तो कम से कम 2 पेज तो लिखूं, अरे नहीं, लेंथ मैटर नहीं करती है, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है कि आप क्या लिख रहे हो, क्वालिटी कॉन्टेक्स्ट मैटर करेगा। आप आंसर अगर जितना पूछा गया उस हिसाब से अगर आप आंसर कर दिए तो आपको मार्क्स मिलेगा। आप लॉ के स्टूडेंट हो, बीकॉम के स्टूडेंट नहीं हो जहां पे अपना 6 मार्क्स का तो इतना, आप मेरी बात बिलीव मत करो, आप इंस्टीट्यूट के आंसर देख लो ना, आपको बहुत जगह 6-6 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि भाई अपने को सिर्फ 6-7 लाइन में इंस्टीट्यूट ने आंसर खत्म कर दिया है, उसको भी नहीं मानोगे क्या फिर आप? तो लेंथ मैटर नहीं करती है, कॉन्टेक्स्ट, क्वालिटी कंटेंट मैटर करेगा। अब 2 मार्क्स का दिया तो क्या 2 लाइन में खत्म कर दोगे क्या? जैसे ये पार्टनरशिप एट विल वाला था तो इसने बच्चे ने पूरा लिखा ना, कम से कम 8-10 पॉइंट लिखे उसमें, क्योंकि उतना जरूरी था लिखना उसमें, कैसे करोगे आप, बरोबर है क्या? अभी और सुनना कि आपको और क्या क्या बात को ख्याल पे रख के चलना है। ये पेपर प्रेजेंटेशन में मैंने बता दिया कि भाई लेंथ मैटर नहीं करेगा, कॉन्टेक्स्ट मैटर करेगा आपका। टाइम मैनेजमेंट में बिल्कुल ध्यान देना भाई, लॉ और बीसीआर के पेपर में स्टूडेंट भाई टाइम ही नहीं मैनेज कर पाते हैं, भाई टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे होगा भाई? आप खुद से ही पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद टाइम सेट करके मोबाइल को ऑफलाइन मोड में डाल के लगाओ। मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट के अवेलेबल है, देखो टाइम पे हो रहा है कि नहीं, 3 घंटे बाद छोड़ ही देना, 15 मिनट पहले रीडिंग का खुद भी ले लो। ये आपको करना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट। आप 100 मार्क्स का पेपर ही अटेंड नहीं कर पाते हो, मैंने पूरा रिकॉर्ड देखा हुआ है, बच्चा कोई 80 मार्क्स का अटेंड करके आ रहा है, कोई 90 मार्क्स का अटेंड करके आ रहा है, कोई बोले सर 5 मार्क्स का छूट गया, कोई बोले सर मेरा 25 मार्क्स का छूटा है, मैंने सिर्फ 75 मार्क्स अटेंड किया। अब तुम सोचो, अगर तुम 75 मार्क्स का अटेंड कर रहे हो तो भाई तो तुम भूल जाओ 25 मार्क्स तुमको कहीं से भी मिलेगा, इसके लिए तो तुमने कोई रूम ही नहीं छोड़ा, ये तो गया छुट्टा छुट्टा गया। अब आपकी मार्किंग 100 में नहीं होगी, अब आपकी मार्किंग 75 में होगी, क्योंकि आपने अटेंड ही उतना किया, इसके लिए तो आपने रूम ही नहीं छोड़ा। आपको एग्जामिनर मार्क्स देना चाहेगा तो भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपने अटेंड ही नहीं किया। आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी से भी खेलना आना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, जो अच्छे से आता है सबसे पहले उसको किया, फिर थोड़ा सा कम अच्छा आता है वो किया, ऐसे लास्ट में पूरा रायता फैला के आते हो। भाई ऐसे नहीं करना है, एग्जामिनर की साइकोलॉजी से खेलो। अभी देखो मैंने आपको पेपर दिखाए, मेरे को भी देखो सब 2-3 पेपर दिखाया तो किसका नीट लग रहा था, मेरे को भी चेक करने में अच्छा लगता है। बेटा सेम एग्जामिनर है, उसको आपकी कॉपी चेक करने में तकलीफ आएगी, आपके मार्क्स में तकलीफ आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको जो सबसे अच्छा आता है ना आप करो, उसके एग्जामिनर की साइकोलॉजी से खेलो। उसको ये मत बताओ कि हाँ भाई हर बच्चे ऐसे ही रहते हैं कि भाई पहले नहीं आया, पहले जो अच्छे से आया वो किए, फिर थोड़ा कम अच्छा और लास्ट में तो रायता ही होगा, जाते जाते उसको रायता ही दिखता है। जो अच्छे से आता है पहले करो, जो थोड़ा सा कम अच्छा आता है, थोड़ा सा कम अच्छे से आता है लास्ट में करो, बीच में रायता फैलाओ,
उसको ऐसे कंफ्यूज करो कि अच्छा हाँ अच्छा लिखा है, फिर ये गलती से शायद गलत लिख दिया होगा, फिर अच्छा लिखा है यार, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझेगा नहीं यार ये पढ़ के तो आया है। आप लास्ट में पूरा रायता करके आते हो तो उसको सेट हो जाता है, लास्ट में पूरा काटना ही काटना है। अब देखो मैं तुमको दिखाता हूं, अब जैसे ये वाले बच्चे की जो कॉपी है, इसने स्टार्टिंग में इतना अच्छा लिखा कि ना मेरी साइकोलॉजी बन गई कि आगे वो सब अच्छा अच्छा लिखेगा करके, बरोबर है, आगे सब अच्छा लिखेगा, राइटिंग भी अच्छी, देखो पूरा राइट राइट मारा हूं, एक साइकोलॉजी बनती जाती है कि आप अच्छा 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 लिख रहे हो ना, साइकोलॉजी बनती जाती है। अब क्या करते हो आप, पहले अच्छा लिखे फिर थोड़ा सा कम, आपकी डिग्रेड होने लग जाती है, आंसर की क्वालिटी डिग्रेड होने लग जाती है, तो लास्ट में उसका पूरा माइंडसेट बन जाता है कि हाँ हर बच्चे का ऐसे ही काटते जाओ काटते जाओ। आपको वो सारी चीजें करनी नहीं है, बिल्कुल उसको ध्यान पे रखना, अननेसेसरी राइटिंग नहीं करना। जैसे मैंने बोला भाई हेडिंग डाल रहे हो फिर टॉपिक डाल रहे हो, जबरदस्ती की राइटिंग नहीं, काटा पीटी नहीं, त्रिशूल मत बनाओ, जॉट पॉइंट बनाना तो जॉट पॉइंट बनाओ, जनरलाइज लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए जैसे बाकी लोग की थी, मैंने आपको दिखाया। अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, जैसे बच्चे की मैंने आपको कॉपी दिखाई है। सेक्शन रॉन्ग मत डालो, अगर आपको गलत सेक्शन मतलब इंस्टेड ऑफ ना डालो, डोंट कोट रॉन्ग सेक्शन, बेटर नॉट टू कोट सेक्शन, मत सेक्शन डालो ही मत अगर याद नहीं आ रहा है तो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, और आपको ये जानना जरूरी है कि भाई हर चैप्टर से कितने मार्क्स का वेटेज है। कई बच्चों को यही नहीं पता कि कितने मार्क्स का वेटेज है हर चैप्टर में, तो तैयारी कैसे करोगे आप, मेरे को ये बताओ। ये देखो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और टोटल कितने मार्क्स का आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट से। अब कई बच्चे ऐसे हैं, अब भाई एलएलपी आता ही 5 मार्क्स का है, एलएलपी पढ़ जा रहे कि भाई छोटा है ना तो उसको पहले कर लो, अरे आता ही 5 मार्क्स का है उसमें कितना समय डालोगे। ये कर लो कि एलएलपी को ऐसा पढ़ ले कि भाई छोटा चैप्टर है 5 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स जाना कहीं नहीं चाहिए क्योंकि चैप्टर छोटा है, क्योंकि अपने को पता है इसी क्वेश्चन के आसपास से एलएलपी का क्वेश्चन आएगा। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी वीडियो डाल के रखे कि कौन कौन से चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है, आई बटन में भी वीडियो डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, देखो बहुत कंटेंट डाला हुआ है, ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई कौन से चैप्टर को कितना वेटेज देना है, ऐसे ही हवा में पढ़ते रहते हो आप लोग। कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ना ही नहीं बेटा उसको, ठीक है। सुनना मेरी बात, ये हो गया